हेलो एवरीवन। आज डेट है 2 दिसंबर 2020। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से डेली न्यूज एनालिसिस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट और हमारी जो डेली नीड्स है उसमें कर सकते हैं। इससे जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशंस भी कम होगा। इससे आगे जो है वो आईओसी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उन्होंने 100 ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल जो है वो लॉन्च किया है। तो हम देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देखो जो कृषि कानून को लेकर जो किसानों का विरोध चल रहा है उसको उससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स हैं, उनको हम कंबाइंड रूप में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बिहार में रोजगार कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर है कि ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति की दस्तक। सबसे पहले इस आर्टिकल में जो शुरुआत इस तरीके से की गई है कि जीवाश्म ईंधन मतलब जो पेट्रोल और डीजल हम यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि एक तो देखो इनके जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित हैं, और दूसरा इनके यूज करने से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। और कार्बन उत्सर्जन की वजह से जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हिमालय से लेकर ध्रुवों तक सब जगह की जो बर्फ है वो पिघल रही है। और हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो छोटे छोटे आइलैंड्स जो देश है, कंट्रीज हैं, वो आने वाले समय में वो डूबने की कगार पे हैं, क्योंकि वहां पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है समुद्रों का। आगे इसमें बताया गया है, पहले तो जीवाश्म ईंधन की कमी बताई गई है कि क्यों हम उसका अल्टरनेट यूज करें। आगे इस आर्टिकल में जीवाश्म ईंधन का अल्टरनेट बताया गया है हाइड्रोजन ऊर्जा को। देखो, ये हाइड्रोजन ऊर्जा का जो सिद्धांत था कि जो आने वाला समय जो होगा वो पानी का ही भविष्य होगा, मतलब कोयले की जगह पानी का भविष्य होगा, पानी को आधार माना जाएगा हर जगह। इसका जो सिद्धांत था वो 1874 में 1874 में एक वैज्ञानिक हुए थे जूल्स वर्ने, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि आने वाला जो समय है वो पानी का भविष्य होगा। अब ये जो अल्टरनेट जो इस आर्टिकल में बताया गया है हाइड्रोजन ऊर्जा का, उसके बारे में बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताए गए हैं कि देखो, अगर ये जो यातायात जो है, मतलब जो कार्स जो जो भी हम यातायात के साधन यूज कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन ऊर्जा से वो चलने लगे तो इनसे चलने वाले साधन 400 से 600 किलोमीटर तक चल पाएंगे, और उन साधनों को रिफ्यूल करने के लिए 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। अगर कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रिक साधनों की बात करें तो इलेक्ट्रिक साधनों को चार्ज होने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि जर्मनी जो देश है उन्होंने तो हाइड्रोजन ऊर्जा का यूज करना भी शुरू कर दिया है। वहां पर जो बसें हैं वो हाइड्रोजन ऊर्जा से चल रही हैं। वहां पर जो रेल परियोजनाएं जो विकसित की जा रही हैं उनको भी हाइड्रोजन ऊर्जा पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और वहां पर जो कोयले का यूज किया जाता था इस्पात उद्योग में, ठीक है, मतलब लोहा बनाने का जो उद्योग है उस उद्योग में भी कोयले की जगह अब हाइड्रोजन ऊर्जा का यूज किया जा रहा है। आगे इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वर्तमान समय में जो स्पेस शटल मतलब अंतरिक्ष जो यान भेजे जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जरिए ही उत्प्रेरक ऊर्जा उपलब्ध की जा रही है। अब इस प्रक्रिया में एक सह उत्पाद के रूप में स्वच्छ जल की भी प्राप्ति हो रही है, जिसका यूज जो अंतरिक्ष यात्री उस शटल में जाते हैं वो उसका पीने के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ऊर्जा के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। आगे बताया गया है कि जो हमारा देश भारत है वो भी हाइड्रोजन ऊर्जा का यूज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो भारत है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन हाइड्रोजन इकोनॉमी का संस्थापक जो देश है उनमें से एक है। वर्तमान में इस ऑर्गेनाइजेशन के 19 सदस्य हैं जिनमें से भारत भी एक है। भारत हाइड्रोजन ऊर्जा का ज्यादा यूज क्यों कर सकता है, इसका एक मेन फाउंडेशन इस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत में जो कृषि उत्पादों से जो बहुत सारे वेस्टेज जो प्राप्त होते हैं
और रिसाइकल बिन से मतलब बहुत सारा कचरा है, इसका यूज़ हम हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं और फिर उनका उपयोग हम एज ए एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। अब देखो भारत का जो लक्ष्य है ना, लास्ट में इस आर्टिकल में भारत के संदर्भ में बात कही गई है, ठीक है। भारत का जो लक्ष्य है वो 2026-27 तक भारत देश ये चाहता है कि हमारी जितनी भी एनर्जी यूज होती है उसका लगभग 43% वो हम अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करें। मतलब ऐसी एनर्जी जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, उस ऊर्जा से हम हमारी एनर्जी का 43% उस अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करें। इसके लिए 2020-21 में केंद्र सरकार ने 28 करोड़ डॉलर का भी निवेश किया है। आगे बताया गया है कि बहुत सारे देश हैं जो अपने उड्डयन क्षेत्र में, मतलब जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं उसमें भी हाइड्रोजन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। और भारत तो देखो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि जो हमारी घरेलू जो लोगों की कनेक्टिविटी है, मतलब आम नागरिक भी इनसे एरोप्लेन से यात्रा कर सके, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार काफी काम कर रही है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारी सरकार भी जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत महंगा आता है, एरोप्लेन्स का जो फ्यूल है एटीएफ, उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऊर्जा, ये जो टिकाऊ ईंधन स्रोत है, इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग बताया गया है, कैसे इंडिया इसका यूज कर सकता है। इंडिया भी इस्पात उद्योग में कोयले की जगह पर इसका यूज कर सकता है। कोयले का हमें बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। अब इससे लाभ क्या होगा? देखो, सबसे ज्यादा लाभ भारत को ये होगा कि भारत को पेट्रोल और डीजल का बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। अब भारत पेट्रोल और डीजल की आयात नहीं करेगा तो भारत का जो राजस्व है, मतलब जो पैसा खर्च होता है आयात करने में, उसमें कमी आएगी। भारत का पैसा है वो बचेगा। जो अल्टरनेट जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है वो बढ़ेगा। और उसका फाउंडेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कृषि जो उत्पाद है उनसे हम इस हाइड्रोजन ऊर्जा को बना सकते हैं। इसलिए भारत को इस पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और हमारा जो कचरे का जो एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, उसका भी हम यूज कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, ये इस तरीके से हम यूज तो कर लेंगे अब, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि हाइड्रोजन ऊर्जा का हम यूज तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए व्यापक निवेश की हमें आवश्यकता होगी। लोग हाइड्रोजन ऊर्जा का यूज करें, इसके लिए लोगों में इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी। और हाइड्रोजन ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन स्टेशन की श्रृंखला बनानी होगी। इस आर्टिकल का देखो जो एंडिंग है वो इस तरीके से की गई है कि अगर हाइड्रोजन ऊर्जा को लोग यूज करने लग जाते हैं तो ना केवल इससे जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें कमी आएगी, और हमारा ना केवल वर्तमान बल्कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, देखो फुटवेयर जो कंपनी है बाटा, उसका जो सीईओ है वो भारतवंशी संदीप कटारिया जी को बनाया गया है। ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है कि इस समय में बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके जो सीईओ है या फिर हेड है वो भारतवंशी लोगों को बनाया जा रहा है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने महिलाओं को, वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा वो किया है, और भारत मूल की बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उन्होंने अपने प्रशासन में स्थान दिया है। तो ये भारत के लिए प्राउड की बात है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है कि आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। ये जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है वो आईओसी की जो मथुरा रिफाइनरी है उसमें तैयार किया जाएगा। अब ये 100 ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन क्या होता है? देखो, ऑक्टेन जो होता है वो पेट्रोल और डीजल, उसकी जो गुणवत्ता है उसको नापा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पता करेंगे, देखो कोई भी गाड़ी होती है उसका इंजन होता है। अब उस इंजन में जब ईंधन जलता है तो कई बार क्या होता है कि वो ईंधन जो है एक परमानेंट जगह होती है उसके बाहर जलने लग जाता है। अब इससे क्या होता है कि नॉकिंग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नॉकिंग या डेटोनेशन। इससे, इस प्रक्रिया से जो गाड़ी है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो दक्षता है, उस पर असर पड़ता है। अब जो हाई क्वालिटी की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो इस तरीके के पेट्रोल की बहुत ज्यादा मांग कर रही थी।
जब 100 ऑक्टेन का पेट्रोल उन गाड़ियों में डाला जाता है तो ये जो नॉकिंग की जो हम समस्या बता रहे हैं बहुत कम हो जाती है, न के बराबर ये समस्या होती है। तो ये जो ऑक्टेन नंबर है वो पेट्रोल की या फिर डीजल की इसी गुणवत्ता को नापने का पैमाना है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑक्टेन क्या होता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को नापने का पैमाना है। अभी तक देखो अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल ऐसे कुछ ही देश हैं जिनमें ये इतनी गुणवत्ता का पेट्रोल मिलता है। भारत में जो ज़्यादातर पेट्रोल पंप है वहाँ पर 87 रेगुलर, 89 मिड ग्रेड और 91 से 94 प्रीमियम ऑक्टेन पेट्रोल की आपूर्ति होती है। अभी पिछले महीने ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो HP जो कॉरपोरेशन है उन्होंने 99 ऑक्टेन का पेट्रोल लॉन्च किया था। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जो तेल कंपनियां हैं वो इस चीज़ में काम कर रही हैं, क्योंकि इससे जो गाड़ियां हैं वो उनकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और उनके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो बहुत कम होगा और हमारा देश जो स्वच्छ ईंधन की दिशा में जो कार्य कर रहा है उसकी दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्षेत्र में हमारे देश ने BS6 कंपनियों के लिए जो उत्सर्जक मानक है वो भी अप्रैल से स्टार्ट किया है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब स्वच्छ हमारा जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है दिल्ली में पराली से रिलेटेड। देखो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है और मैक्सिमम जो स्पेशलिस्ट है मतलब विशेषज्ञ हैं उन्होंने पराली को जिम्मेदार माना है इस चीज के लिए। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में बात बोली गई है कि सिर्फ पराली से ही प्रदूषण नहीं फैल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे भी वहाँ प्रदूषण फैल रहा है, जैसे वाहन, वहाँ की औद्योगिक यूनिट, कूड़े को जलाना, जनरेटर, निर्माण कार्य के दौरान जो धूल होती है वो, और पड़ोसी राज्यों में जो पराली जो जलाई जाती है वो। इसके अलावा सड़कों पर जो धूल है, ठीक है, उनकी वजह से भी वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली के जो रेस्टोरेंट है उनमें जो तंदूर यूज किया जाता है उससे भी जो प्रदूषण है वो फैलता है। हालांकि जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें अच्छी गुणवत्ता के तंदूर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो होटल एंड रेस्टोरेंट हैं उनमें जो तंदूर यूज किया जाता है उससे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा ये बोला गया है कि सड़कों पर जो धूल है उन धूल को जब जिस तरीके से साफ किया जाता है उनके लिए अत्याधुनिक तकनीक का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन धूल की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। देखो नेक्स्ट जो हमारे 3 आर्टिकल हैं वो कृषि कानून बिल से रिलेटेड जो आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से जिस तरीके से घेर लिया है उससे रिलेटेड है कि क्या कारण है कि किसानों को, जब केंद्र सरकार ये बोल रही है कि ये जो कानून हमने बनाए हैं वो किसानों के भले के लिए बनाए हैं, लेकिन फिर भी किसान आकर के दिल्ली को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो इसमें जो कारण है वो बताए गए हैं और ये बोला गया है इन तीनों में, अगर कंक्लूजन तीनों आर्टिकल का हम देखें, ये बोला गया है कि अगर सरकार इन किसान संगठनों को ये कानून बनाने से पहले उनसे डिस्कस करती और उन किसानों से ये सलाह की जाती कि हम इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये समस्याएं जो बढ़ रही हैं वो शायद नहीं हो पाती। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं उनका जो आधार है, इन कानूनों का जो आधार है, मतलब जिस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये कानून बनाए गए थे वो थी शांता कुमार कमेटी। उस कमेटी ने देखो, शांता कुमार कमेटी, इस कमेटी ने सिफारिश की है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको करो खत्म और इनको खत्म करके जो FCI जो संगठन है उसको भी कर दो खत्म। अब इससे क्या होगा, अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो मंडी हो जाएंगी बंद। उसी का अल्टरनेट सरकार ने पहले से ही ढूंढ लिया है, इसी का विरोध किया जा रहा है कि देखो कानून का आधार क्या है, शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी इसके लिए। अब मंडियों को खत्म करना है तो सरकार उससे पहले ही कानून, नए कृषि कानून बना रही है। उन कृषि कानूनों में जो सरकारी मंडियां हैं उनकी जगह अल्टरनेट दिया गया है किसानों को प्राइवेट मंडी। अब किसानों का ये बोलना है कि
पहले तो ये प्राइवेट मंडी जो है वो अधिक दाम पे हमसे हमारा मतलब 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए ज़्यादा देकर हमसे हमारा अनाज खरीद लेंगी। लेकिन जब सरकारी मंडियों में किसान जाना बंद हो जाएंगे तो वहाँ के जो आड़तिये हैं, देखो जो वो कोई बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, नॉर्मल लोगों ने अपना धंधा खोल रखा है, अब उनके पास लोग ही नहीं जाएंगे तो वो अपना धंधा कर देंगे बंद। अब क्या हो जाएगा कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। अब पहले तो 1-2 सीजन में क्या करेंगे, प्राइवेट मंडी दे देंगी ज़्यादा पैसा, लेकिन जब अल्टरनेट जो खत्म हो जाएगा किसानों के लिए तो यही प्राइवेट मंडी बाद में कर देंगी दाम कम कर देंगी। अब किसानों के पास में कोई अल्टरनेट है ही नहीं, कहीं और कहीं जा ही नहीं सकते। अब उनके पास एक ही बचेगा कि वो प्राइवेट मंडी में ही अपना जो धान है वो बेचे। अब देखो सरकार ये बोल रही है कि सरकारी जो मंडियां हैं उनमें बैठे हैं आड़ती। अब जो ये आड़ती जो होते हैं वो किसानों से सफाई के लिए, मतलब उनके जो अनाज है उसमें कचरा है इसके नाम पर वो उनसे रुपए काटते हैं और किसानों का जो दाम है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार बोल रही है कि आप प्राइवेट मंडी में आओ, यहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब देखो आड़ती तो एक बिचौलिया है, प्राइवेट मंडी, अब प्राइवेट मंडी कोई तो मालिक खोलेगा, एक बिचौलिया तो वो हो गया। अब डायरेक्ट मालिक आकर तो हर प्राइवेट मंडी में बैठेगा नहीं, वो अपने अंडर लोगों को रखेगा, तो दूसरा बिचौलिया। अब यहाँ किसान क्या बोल रहे हैं कि इन मंडियों में तो एक ही बिचौलिया होता था, प्राइवेट मंडी के थ्रू तो हमारे बीच में 2-3 बिचौलिए आ जाएंगे, तो जो हमें पैसा मिल पा रहा है ना उतना भी हमें नहीं मिल पाएगा। आगे जो बात हो रही है कि कहीं भी किसान ये बात कर रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार जो देती है वो भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना जरूरी है। देखो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार देती है लगभग 23 फसलों के लिए देती है, वो कोई कानून नहीं है। सबसे पहले 1965 में जो हरित क्रांति हुई थी उस समय ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देना शुरू किया था और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग एक है, उसने ये सिफारिश की थी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। अब देखो कहीं भी फिक्स नहीं है, ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है ना तो इसको संसद से कहीं मान्यता प्राप्त है और ना ही इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कोई कानून बना हुआ है। देखो जो केंद्र सरकार अब तो बोल रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और इसके हम कभी कटौती नहीं करेंगे, लेकिन जो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने स्वयं ने 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि आप एमएसपी के लिए एक कानून बनाओ, मतलब फिक्स कानून होना चाहिए, कोई भी उनका एमएसपी किसानों का नहीं छीन पाए, इसके लिए एक फिक्स कानून बनाए केंद्र सरकार। अब स्वयं जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो देखो किसानों की जो समस्या है ना वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हमारी जो केंद्र सरकार है ना वो अमेरिका की तरह कृषि को भी खुला बाजार बनाना चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ पर आकर प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ कृषि में इन्वेस्ट करें और किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। देखो अमेरिका की तरह खुला बाजार तो बना दोगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं और हमारे यहाँ पर करते हैं 50% लोग। अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की सरकार $62,000 की सहायता भी करती है किसानों की। केवल 2% लोग किसान हैं, फिर भी उनकी $62,000 सालाना उनकी सहायता की जाती है सरकार के द्वारा। अब हमारे हैं 50% किसान और फिर भी उनके लिए कानून बनाया जा रहा है और उनके संगठन जो है किसान संगठन, उनकी राय नहीं ली जा रही है। तो इन आर्टिकल्स में ये बोला गया है कि जो हम अल्टरनेट बना रहे हैं, अगर उनकी जगह जो हमारे पास में किसानों का बेहतर करने के लिए जो चीज़ें हैं अगर हम उनको और बेहतर करें तो ना तो ये आंदोलन होगा और किसान सरकार के साथ में सपोर्ट में खड़े होंगे। सबसे पहली बात इसमें बोली गई है कि अभी जो सरकार है वो केवल 23 जो हमारी फसलें हैं उनके लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, जबकि भारत में लगभग 200 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखो एक एग्जाम्पल इसमें ये दिया गया है, केरला सरकार का दिया गया है कि केरला सरकार ने जो 16 प्रकार की जो हमारी सब्जियां हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्कस किया है
डिक्लेयर किया है कि जितना उनकी लागत होगी उससे 20% ज़्यादा उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ऐसा ही कार्य जो हमारी केंद्र सरकार है वो कर सकती है। देखो, कानून बनाओ, जो चीज पैटर्न में चलती आ रही है उनमें चेंज होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन समाज का नियम है, समय का नियम है, लेकिन आप जो कानून जिनके लिए बना रहे हो कम से कम उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान जो हैं वो खेती के मूलाधार हैं और उन किसानों का विश्वास जीतना सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इन तीनों आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज का, वो है बिहार चुनाव से लेकर। देखो, कोरोना की जो महामारी चल रही थी उस महामारी में भी जो बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है वो हमारी एक तरीके से हमारे लोकतंत्र की जीत है। ये इस तरीके से इस आर्टिकल को शुरुआत किया गया है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, कोविड-19 की महामारी के समय में सबसे ज्यादा बिहार के जो मजदूर हैं वो बाहर अन्य राज्यों में अपनी जीविका का अर्जन करने के लिए जाते हैं। इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा वो लोग अपने घर आए और अब वो महामारी के दौरान फिर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो बिहार सरकार जो दोबारा से उनको जनता ने विश्वास जताया है और उनको सरकार बनाने का मौका दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले रोजगार अवसर पैदा करने होंगे। किसको? बिहार सरकार को। अब आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर रोजगार डेवलप करने के। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कोई भी जगह जहां पर इजीली हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस इंडेक्स में बिहार का जो स्थान है वो 26वां स्थान है। ये बहुत ही गलत है। अगर बिहार सरकार यहाँ पे ये चाहती है कि बाहरी सेक्टर यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले बिहार को यहाँ पर जो हमारे आधारभूत जो ढांचे हैं उनको सुधारना होगा। बिहार के बगल में ही देखो यूपी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट, यूपी राज्य, उसके बारे में बताया गया है कि वहां पर बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। मतलब आधारभूत ढांचा जो होता है उसमें सड़क, रेल, वो जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो बेसिकली आते हैं। तो बिहार सरकार जो है वो भी यहाँ एक्सप्रेसवे निर्मित कर सकती है, जो हाईवेज है उनका निर्माण करवा सकती है, जिससे क्या होगा, लगभग 30 लाख दिन का रोजगार दिवस उपलब्ध होगा। वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। बिहार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक है वो अपर करेगा और उससे क्या होगा, जो बाहरी जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ कर इन्वेस्ट करेंगे। और अल्टरनेट क्या है इन सब चीज़ों का, कि रोजगार उत्पन्न होंगे। दूसरा क्या है कि बिहार का इस आर्टिकल में उनका इतिहास बताया गया है कि हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय थी और भी बहुत सारे घूमने के स्थान हैं। तो अगर उन टूरिज्म जो प्लेसेज हैं उनको ढंग से डेवलप किया जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए रोजगार के साधन और भी ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा आगे इसमें बोला गया है कि देखो, कोविड-19 के दौरान ये महामारी है, इससे क्या हुआ है कि जो बीपीओ जो सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर में ज्यादातर बिहार के लोग कार्य करते हैं और हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने बीपीओ सेक्टर को गांवों की ओर बढ़ाया है। मतलब इनकी जो ऑफिस है उनको गांवों की ओर स्थानांतरित किया है ताकि वहां के लोग उनको शहरों की तरफ ना आना पड़े और वो वहीं पर रोजगार कर पाए। तो इसके क्षेत्र में बिहार सरकार भी कार्य कर सकती है। हमारे अपने बिहार वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर बीपीओ वाले सेक्टर को बढ़ा सकती है और लोगों को, बिहार की जो पॉपुलेशन है उनको रोजगार वहीं पर उपलब्ध हो जाए जहाँ वो रहते हैं और उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो देखो, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब नीतीश कुमार ने बोला था कि ये उनका लास्ट चुनाव है। तो अगर वो ये सारे कार्य करते हैं और बिहार सरकार ने जो विश्वास जताया है उन पर वो खरे उतरते हैं, तो उनकी जो विदाई है, मतलब राजनीति से जो उनकी विदाई है वो शानदार तरीके से होगी। और इसमें पॉजिटिव बताया गया है कि बिहार, जब यूपी गवर्नमेंट अपने वहां पर रोजगार डेवलप कर सकती है, आधारभूत ढांचे को इतने अच्छे से विकसित कर सकती है, तो बिहार सरकार भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।